हेलो दोस्तों, वन नाइट प्रेप में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो अरिथमेटिक प्रॉब्लम, जो कि हमारे कंटिन्यूशन में है कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम के, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये एक सेपरेट वीडियो में मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एक ये अच्छा टॉपिक है जिसपे मल्टीपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और इसका लॉजिक भी बहुत बेहतरीन होता है, तो आपको मज़ा आएगा इसके प्रॉब्लम्स करने में। तो जो कि ये कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम है, इसके कॉन्स्टेंट्स देखते हैं। आपको एक पजल गिवन होगा सॉर्ट ऑफ ऐसा, 2 + गो इज इक्वल टू आउट, और आपको एनकोडिंग करना है, हर एक लेटर को एक डिजिट प्रोवाइड करना है, ठीक है। बट कुछ कॉन्स्टेंट्स है। क्या कॉन्स्टेंट्स है कि नो टू लेटर्स कैन हैव सेम वैल्यू, मतलब हर एक लेटर का यूनिक वैल्यू होगा। अगर आपने सपोज टी को 5 वैल्यू दे दी, तो अब आप किसी और लेटर को 5 नहीं दोगे, ठीक है। दूसरी बात, हर जगह जितने भी टी है सबकी वैल्यू 5 रहेगी। ये नहीं कि इस टी को 5 दी और दूसरे टी को 4 दे दिया, नहीं। ये भी इसका एक कॉन्स्टेंट है कि once a letter is given a number, then that letter should have that number only, उस वही नंबर उसके पास रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट सेटिस्फाई द प्रॉब्लम, ओ प्लस ओ टी के बराबर होना चाहिए। यही हमारा मेन कॉन्स्टेंट है, यही हमारा सवाल है, इसी तरह हमें एनकोड करना है। नेक्स्ट कॉन्स्टेंट क्या है, देयर कैन बी एट मैक्स 1 कैरी फॉरवर्ड। अब सिंपल एडिशन है, एडिशन में कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है, तो कैरी फॉरवर्ड हमेशा 1 होगा। क्यों, खुद सोचो आप, मैक्सिमम डिजिट्स, आप किसी भी एक लेटर को मैक्सिमम 9 वैल्यू दे सकते हो, तो 9 + 9 आपको क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। 18 का मतलब है 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। किसी भी लेटर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। और 9 + 9 अगर जैसे रिपीटेड है तो 9 + 9 18, तो उस केस में क्या होगा, 8 यहाँ आएगा और 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। बाकी हर केस में या तो 1 कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा यानी 0 होगा, अदरवाइज मैक्सिमम हमारा कैरी फॉरवर्ड क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम सम 18 अवेलेबल है, हम 18 ही अटेन कर सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम 1 कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। डोमेन, जब हम CSP की बात करते हैं तो हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है, डोमेन होता है, वेरिएबल होता है। तो डोमेन क्या है, हर एक लेटर की जो वैल्यू है वो 0 से 9 हो सकती है। यही डिजिट्स हम लेटर को दे सकते हैं, हम कोई 2 डिजिट असाइन नहीं कर सकते। सपोज मैं ये नहीं कह सकता कि O की वैल्यू 13 है, नहीं, 3 कहूँगा या 1 कहूँगा कि एक पर्टिकुलर डिजिट होगी। दूसरी बात, तो वेरिएबल्स क्या होंगे, वेरिएबल्स यही TOGO ये सब लेटर्स जो है वेरिएबल्स है। तो अब हमें इस तरह इसको एनकोड करना है जिससे कि हमारे जो डिजिट्स आए वो इस वैल्यू को सेटिस्फाई करें। आई होप आपको कॉन्स्टेंट्स और डोमेन क्लियर होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं, 2 + गो इज इक्वल टू आउट। तो अब देखिए, इसको मैंने बॉक्सेस बना लिए जिसके अंदर हम वैल्यूज़ डिकोड करेंगे, और साथ में मैंने कैरी फॉरवर्ड लिख दिया C1 और C2। ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, हमें नहीं पता, हम डिकोड करेंगे। और फर्स्ट कॉलम में तो कभी कोई कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं, सेकंड कॉलम से ही कैरी फॉरवर्ड स्टार्ट होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डिजिट मिला है। एक्स्ट्रा डिजिट का क्या मतलब है कि 2 डिजिट का सम आया होगा और 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा, तभी हमें ये O मिला। कोई कैरी फॉरवर्ड आया होगा तभी तो O मिला, अदरवाइज तो हमें O नहीं मिलता। इसका मतलब O की वैल्यू कितनी है, 1। और जैसा कि मैंने आपको बताया था मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड क्या हो सकता है, 1। तो O की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो जहाँ जहाँ O है हम वहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 1 1, ठीक है। और हमारा ये कैरी फॉरवर्ड C2 कितना है, 1। अब आप देखो, सिंपली हमारा लास्ट कॉलम सॉल्व हो गया कि O + O T के बराबर है, यानी कि T की वैल्यू कितनी हो गई, 2। 1 + 1 2, T की वैल्यू हो गई 2। तो जहाँ जहाँ T है वहाँ मैं 2 लिख सकता हूँ। और साथ में इससे मुझे पता चला कि C1 कैरी फॉरवर्ड 0 है, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा। अब देखिए, हमें सॉल्व क्या करना है, T + G इज इक्वल टू U + 10। ये +10 मैंने क्यों किया, क्योंकि U कोई डिजिट होगा और +10 क्योंकि कैरी फॉरवर्ड हुआ। जैसे अगर आप U को 2 रखो तो आपको मिलेगा 12। 12 का मतलब क्या है, यहाँ 2 आया और 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी कैरी फॉरवर्ड होगा वो सम 10 से ज़्यादा ही होगा, तभी हमारा कैरी फॉरवर्ड हुआ, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसको डिकोड कैसे करें। T की वैल्यू हमने कही 2, तो 2 + G इज इक्वल टू U + 10। तो यहाँ से G की वैल्यू आई U + 8। अब आप देखो, G की वैल्यू है U + 8, तो इसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हमारे पॉसिबल है, बट हमें रिपीट नहीं करने वैल्यूज। अगर O की वैल्यू 1 है तो अब G या U किसी की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो हम कॉम्बिनेशन देखते हैं, ठीक है। सपोज हमने U की वैल्यू 0 रखी, तो हमें G की वैल्यू क्या मिलेगी, G की वैल्यू मिलेगी 8। U अगर 0 है, U अगर हमारा 0 है तो G की वैल्यू कितनी है, 8। और अब आप देखो 0 और 8 किसी को असाइन नहीं है, तो ये भी एक पॉसिबल वैल्यू। अगर मैंने U को 1 दिया तो 1 में दे ही नहीं सकता क्योंकि T ऑलरेडी 1 है। अब मैं U को 2 दे सकता हूँ, 2 नहीं दे सकता, T ऑलरेडी 2 है। क्या मैं U को 3 दे सकता हूँ, अगर मैंने U को 3 दिया
तो 3 + 8 11, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारा डोमेन क्या था 0 to 9। तो इसका मतलब अब और वैल्यूज में बढ़ाऊंगा, अगर u को 4 रखा तो g मिलेगा 12, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ओनली पॉसिबल सोल्यूशन क्या है ये, तो u की वैल्यू हमारी है 0 और g की वैल्यू है हमारी 8। तो ये हमारा आंसर हुआ। फाइनल आंसर क्या हुआ 21 + 81 गिव्स 102। तो ये हमने इसको डिकोड कर लिया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट दैट एप्पल। इसको हम ट्राई करते हैं। सेम कंसेप्ट, एक हमारे पास एक्स्ट्रा डिजिट आया, इसका मतलब क्या है, ये कैरी फॉरवर्ड है। ए की वैल्यू क्या हो गई 1, कैरी फॉरवर्ड है। मैं बॉक्स बना के यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, उससे आपको बेटर समझ आएगा। अब आप देखो ए की वैल्यू हमने 1 डिकोड करी, क्यों, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड था, कैरी फॉरवर्ड भी लिख देता हूँ। तो हमारी C4 की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ से हम जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे हम 1 लिख देंगे, 1 डिकोड करेंगे। यहाँ पे भी 1 आया और यहाँ पे भी 1। ठीक है, यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, अब देखो आप कि T और P, अगर हमारा सपोज देखो 2 केस बनते हैं। जो ये कैरी फॉरवर्ड है C3, अगर C3 0 है, C3 हमारा कैरी फॉरवर्ड 0 है, तो उस केस में क्या होगा, T बराबर P होगा। और P नहीं है, ये P + 10 है। P + 10 क्यों है, याद करो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था U + 10, क्योंकि A हमारा कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो P हमारा 2 डिजिट नंबर आया होगा, जिसमें से 2 डिजिट का 1s प्लेस हमने यहाँ लिखा होगा और 1 कैरी फॉरवर्ड किया होगा। तो फाइनली T = P + 10। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप P को 0 भी रख दो तो T की वैल्यू 10 आएगी, पॉसिबल ही नहीं है, हम डोमेन से बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब C3 हमारे कैरी फॉरवर्ड है। तभी हमारा क्या होगा, अगर हम T + 1 लिखेंगे तो उससे हमारा क्या आएगा, T = P + 9। ये एक पॉसिबल सिनेरियो। कैसे, ये पॉसिबल सिनेरियो ऐसे है कि अगर मैं P और P को अगर मैंने 0 डाला तो T की वैल्यू आई 9। अब मैं कोई और वैल्यू अगर डालूंगा, P को 1 डालूंगा तो T 10 आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। P को 2 डालूंगा तो T 11 आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक ओनली पॉसिबल सोल्यूशन क्या है कि P हमारा 0 होगा और T की वैल्यू होगी 9। तो जहाँ जहाँ T है वहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, P की जगह 0 आ गया, T की जगह 9 आ गया। अब आप देखो सिंपली सॉल्व हो गया, 9 + 9 18, यानी E की वैल्यू कितनी हो गई 8, E की वैल्यू हो गई 8। यहाँ से हम कह सकते हैं, और एक हमारा कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा, 18 का 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा, और 8 यहाँ पे भी लिखेंगे हम क्योंकि यहाँ भी E था। देखो 18 का 1 कैरी ओवर था, ऐड करो 1 + 1 + 1 कितना हुआ 3, तो L की वैल्यू कितनी हो गई 3, L की वैल्यू हो गई 3। अब आप देखो 8 + समथिंग गिव्स 10, क्योंकि कैरी ओवर है, ये 0 है और 1 कैरी ओवर है, तो इसका मतलब H की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो इसको अगर मैं प्रॉपरली लिखूँ तो लिखा जाएगा 819 और 9219, दोनों को ऐड करके लिखेंगे 10038। आप चेक करो। आई होप आपको ये डिकोडिंग समझ आई होगी। नेक्स्ट सवाल डिस्कस करते हैं, सम टाइम स्पेंट। तो इसमें देखो सेम लॉजिक, इसको कैरी फॉरवर्ड लिख देते हैं हम यहाँ पे C1 C2 C3 C4। अब देखो C4 है, इसका मतलब C4 1 है और S की वैल्यू कितनी है 1। सेम लॉजिक, कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा तभी कि एक्स्ट्रा डिजिट है, तो जहाँ जहाँ S है वहाँ हम 1 लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्या हम कह सकते हैं कि S + T इज इक्वल टू P + 10। +10 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 2 डिजिट आया होगा। अच्छा, S की वैल्यू कितनी है 1, तो T हो गया P + 9। अब पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती है T और P की, P अगर 0 हुआ तो T हो गया 9, P अगर 1 हुआ तो T हो गया 10, P हुआ 2 तो T हो गया 11। ये दोनों पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हम डोमेन के बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब P हमारा है 0 और T है 9, तो जहाँ जहाँ T है वहाँ 9 आ गया और जहाँ जहाँ P है वहाँ 0 आ गया। नेक्स्ट है हमारा E + E = T। तो E + E = T में क्या होगा, अब हम इसमें कोई कैरी फॉरवर्ड तो होगा नहीं, लास्ट रो में कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है, इसका मतलब ये दोनों सेम वैल्यूज़ है और उसका सम T है। इससे हम ये कह सकते हैं कि T एक इवन नंबर होना चाहिए था, क्योंकि आप रैंडमली 2 नंबर्स को ऐड करो, सेम नंबर्स को, तो वो आंसर क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। 3 + 3 6, 4 + 4 8, 5 + 5 10, हमेशा एक इवन नंबर आएगा। बट अभी हमने बोला T की वैल्यू कितनी है 9, इसका मतलब T 9 नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक कैरी फॉरवर्ड हुआ है, C3 की वैल्यू 1 है और T हमारा 8 होगा। क्यों, क्योंकि ये तो अभी भी वैलिड है, ये चीज़ तो वैलिड है, बट T हमारा 9 नहीं हो सकता और कोई पॉसिबल सोल्यूशन इससे आ नहीं रहा था। तो हम कहेंगे कि T के साथ एक कैरी फॉरवर्ड था C3 जिसकी वैल्यू थी 1। तो इससे ये इक्वेशन बनेगी T = P + 8, ये इक्वेशन बनेगी। अब हम देखो T और P की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं। अगर P 0 हुआ तो T हो गया 8, P 1 हुआ तो T हो गया 9।
बट क्या P 1 हो सकता है? नहीं, क्योंकि S ऑलरेडी 1 है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। क्या सॉल्यूशन है? P हमारा 0 है और T हमारा 8 है, ना कि 9। कैसे हमने वेरीफाई किया कि E प्लस ई टी होता है और दो नंबर्स का सम हमेशा E1 होता है, तो इसका मतलब T हमारा 8 होगा और T 8 होगा, इसका मतलब E कितना है? 4 है। T 8 है, इसका मतलब E कितना है? 4 है। तो E की जगह हमने लिख दिया 4, जहाँ जहाँ E है वहाँ आ गया 4। C3 की वैल्यू हो गई 1। अब नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी m प्लस m इज इक्वल टू n और C1 हमारा 0 है क्योंकि लास्ट कॉलम से हमारा कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं आया। m प्लस m इक्वल टू n, ठीक है। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? o प्लस आई इक्वल टू 14। 14 क्यों? क्योंकि 4 प्लस 1 14, ठीक है ना। 4 प्लस 1 14। अब हमें दो इक्वेशन डिकोड करनी है। m प्लस m इक्वल टू n से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सपोज हमारा m की वैल्यू, m और n निकाल रहे हैं, अगर m की वैल्यू 9 है तो 9 प्लस 9 18 होगा, जिसका n में 8 जाएगा और एक कैरी ओवर होगा, यानी हम कह सकते हैं n की वैल्यू 8 होगी। बट क्या n 8 हो सकता है? नहीं, क्योंकि t ऑलरेडी 8 है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट 8 प्लस 8 16, 8 प्लस 8 16। अगर मैं 16 लिखूंगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 6 और m की वैल्यू हो जाएगी 8। बट m को मैं 8 दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि t की वैल्यू ऑलरेडी 8 है, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्या है? 7 प्लस 7, क्योंकि हमें तो 7 प्लस 7 क्या आएगा? 14 आएगा। तो 7 प्लस 7 14, इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि e ऑलरेडी हमारा 4 है, ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 आएगा 12, 6 प्लस 6 आएगा 12। तो 12 के केस में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, ठीक है। ये एक पॉसिबल सोल्यूशन है। और देखते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है? 5 प्लस 5 10, 5 प्लस 5 10, उस केस में n 0 होगा, n 0 होगा। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि p हमारा ऑलरेडी 0 है। इस तरह से हमें कॉम्बिनेशंस लगाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 8 हो ही नहीं सकता, ये ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट है 3 प्लस 3 6, क्या ये हो सकता है? हाँ, ये एक पॉसिबल है, ये हमारा पॉसिबल है। इस केस में हमारा कैरी फॉरवर्ड 0 है और इस केस में हमारा कैरी फॉरवर्ड 1 है। और 2 प्लस 2 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 ऑलरेडी टेकन है, एंड 1 प्लस 1 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 भी ऑलरेडी टेकन है। तो आप देखो हमारे पास दो केस आए। एक हमने लिया जिसमें C2 हमारे पास 1 है, तो उसका आंसर आएगा 6 and 2। दूसरा हमने लिया जिसमें C2 कैरी फॉरवर्ड 0 है, जिसमें हमारा आंसर आएगा 3 and 6। दोनों से वेरीफाई करते हैं। मान लीजिए हम कैरी फॉरवर्ड ले रहे हैं 1, मान लीजिए हम कैरी फॉरवर्ड ले रहे हैं 1, तो उससे होगा क्या? हमारा होगा 1 प्लस o प्लस आई गिव्स 14, ये आएगा। इसका मतलब o प्लस आई इक्वल टू 13, ये आएगा। तो o प्लस आई इक्वल टू 13, इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है? अभी हम इस वाले को, इस केस को लिया हमने 6 and 2, तो इसके कॉम्बिनेशन क्या आ सकते हैं 13 बनाने के लिए? एक आ सकता है हमारा 4 and 9, 4 and 9 ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं, 4 ऑलरेडी टेकन है, नहीं आएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है हमारा 5 and 8, 5 and 8 क्या हो सकता है? नहीं, 8 ऑलरेडी टेकन है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा 6 and 7, 6 and 7 हो सकता है? नहीं, क्योंकि हमने 6 and 2 वाला ही केस कंसिडर किया था, तो 6 ऑलरेडी टेकन है, ये भी नहीं हो सकता। इसके अलावा हमारा कोई पॉसिबल केस ही नहीं है। इसका मतलब हम o और i को वैल्यू असाइन ही नहीं कर सकते, मतलब हमारा अजम्पशन रॉन्ग था। तो सही अजम्पशन क्या होगा? ये, यानी कि m की वैल्यू होगी 3 और n की वैल्यू होगी 6, 3 and 3 6, और कैरी फॉरवर्ड होगा हमारा 0। अब हमें क्या बनाना है? o प्लस आई इक्वल टू 14। o प्लस आई इक्वल टू 14 के केस देखते हैं। o प्लस आई इक्वल टू 14 में हमारा हो सकता है एक 5 and 9। क्या 5 and 9 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ना तो 5 किसी ने लिया हुआ है, ना 9 लिया हुआ है, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं 5 and 9। आप 5 and 9 भी बोल सकते हो, 9 and 5 भी बोल सकते हो, दोनों आंसर बिल्कुल सही है। तो इस टाइप से हमें थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के वैल्यूज़ को डिकोड करना होता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेसबॉल इक्वल टू गेम्स। तो इसमें अभी आप देखो, कैरी फॉरवर्ड लिख देता हूँ मैं, C1 C2 C3 C4, ठीक है। सेम लॉजिक, G हमारा क्या होगा? 1, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड आया, C4 वाला कैरी फॉरवर्ड, तो G हो गया 1। नेक्स्ट डिकोड करते हैं, हम लास्ट कॉलम से मूव करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? E प्लस L गिव्स S और S प्लस L गिव्स E, ठीक है। ये चीज़ हमारी वैलिड नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है, इन केस कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है, तो इससे हम कह सकते हैं E इक्वल टू S, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। हमारा कॉन्स्टेंट अलाउ ही नहीं करता कि दो अल्फ़ाबेट की वैल्यू सेम हो जाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड होगा। तो हम मान लेते हैं कि C2 में हमारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, C2 में हमारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। इसका मतलब S प्लस L इज इक्वल टू E प्लस 10।
इससे क्या होगा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, तो मुझे मिलेगा e माइनस एस इज इक्वल टू एस माइनस ई माइनस 10, यानी कि यहाँ से मुझे मिलेगा एस माइनस ई इज इक्वल टू 5। इस यहाँ से मेरे को वैल्यू मिलेगी एस माइनस ई इक्वल टू 5। अब आप देखो एस माइनस ई अगर मेरा 5 है तो पॉसिबल सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। एस की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 9, तो ई का आंसर क्या आएगा 4, 9 माइनस 4 5 होता है, ठीक है। एस और ई की निकाल रहा हूँ। इसके अलावा क्या हो सकता है, 8 है अगर, तो ई हो गया 4, ई हो गया 3। इसके अलावा क्या हो सकता है 7 and 2, ये पॉसिबल वैल्यूज़ है। इसके अलावा 6 and 1, 6 and 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 ऑलरेडी जी को असाइंड है, तो 6 and 1 पॉसिबल नहीं है। हमारे पास ये 3 पॉसिबल सोल्यूशंस है, ठीक है। तो अगर हम मान ले कि अच्छा कोई भी सॉल्यूशन हो, एक बात तो फिक्स है कि s माइनस ई एल के बराबर है, और हमने कहा s माइनस ई 5 है, इसका मतलब l की वैल्यू तो 5 है, ये चीज़ तो फिक्स्ड है, ठीक है। l की वैल्यू हमेशा 5 रहेगी। अब हमें s और e की वैल्यू निकालनी है, तो अब कोई भी सोल्यूशन हो सकता है 7 2 8 3 9 4, ठीक है। हम स्टार्ट करने के लिए मान लेते 8 3 से ले लेते हैं, किसी एक सोल्यूशन से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। मान लीजिए 8 3 है कि s की वैल्यू है 8, s की वैल्यू है 8 और e की वैल्यू है 3, ठीक है। e की वैल्यू है 3, तो होगा क्या 3 + 5 8 आया, 8 + 5 13 आया, और C2 हमारा 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ, ठीक है। अब हमारे पास दो और इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है, a + a + 1 इज इक्वल टू m, और दूसरी इक्वेशन है b + b इज इक्वल टू a + 10। ये +10 क्यों किया, क्योंकि एक कैरी फॉरवर्ड होगा, b + b इक्वल टू a + 10, ठीक है। अब हमें पॉसिबल सोल्यूशन निकालना है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। b अगर हमारा 5 हुआ, अगर b की वैल्यू 5 हुई, b हम 5 दे ही नहीं सकते क्योंकि l ऑलरेडी 5 है, चलो ठीक है, b को 6 देते हैं। b 6 हो सकता है, अगर b 6 हुआ तो 6 + 6 12, इसका मतलब a की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। अगर a की वैल्यू 2 हुई तो होगा क्या 2 + 2 4 + 1 5, यानी m की वैल्यू हो जाएगी 5। इसका मतलब m की वैल्यू हो जाएगी 5 इस इक्वेशन से। क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, m को हम रखते 7, m को 7 रख सकते हैं, रख के देखते हैं। सॉरी, b को 7 रखा, तो b को 7 रखने से a की वैल्यू आई 4, a की वैल्यू 4, हाँ हो सकती है, ठीक है। 4 + 4 8, 8 + 1 9, यानी कि m की वैल्यू आएगी 9। क्या ये पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी वैल्यूज टेक करनी है, यानी कि हमने डिकोड कर लिया। 7 + 7 14 आएगा, और a की वैल्यू 4 है, तो 4 + 1 4, 4 + 4 8 + 1 9, तो इससे हमने डिकोड कर लिया 14938। मल्टीपल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, आप चाहो तो 9 4 से ट्राई कर सकते हो एक बार। अगर ये पॉसिबल होगा तो आपका आंसर आ जाएगा, अदरवाइज कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा कहीं ना कहीं। सिमिलरली आप 7 2 से भी प्रोसीड कर सकते हो। हमने 8 3 से स्टार्ट किया, हमें सोल्यूशन मिल गया, तो हमने आगे नहीं बढ़े। डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन, सेंड मोर मनी। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। आप देखो फिर से m एक एक्स्ट्रा डिजिट है, इसका मतलब m क्या होगा 1 होगा, तो जहाँ जहाँ m है वहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। और ये कहाँ से आया, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड C4 हमारा 1 था। अब नेक्स्ट इक्वेशन बन सकती है हमारी s + m यानी 1, डायरेक्ट में लिख सकता हूँ s + 1 इज इक्वल टू o + 10। ये 10 क्यों लिखा, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड आया होगा, यानी कि s इज इक्वल टू o + 9, ठीक है। सबसे पहले हमने ये इक्वेशन बनाई। अब आप इसके मल्टीपल केसेस देखिए कि सपोज हमारा C3 जो था कैरी फॉरवर्ड था, C3 हमारा 1 था, यानी कि यहाँ पे एक C3 रहा होगा, ठीक है। C3 हमारा 1 था, तो उस केस में क्या होगा, s इज इक्वल टू 0 + 8 हो जाएगा। अब सोल्यूशंस देखते हैं। सोल्यूशन से एक पॉसिबल क्या है कि s हमारा अगर O से स्टार्ट करते हैं, अगर O 0 है तो इसका मतलब s 8 है। दूसरा पॉसिबल क्या है, O 1 है, यानी s हमारा 9 है। तीसरा है O अगर 2 होगा तो s 10 हो जाएगा, यानी कि पॉसिबल नहीं है। बस यही दो पॉसिबल केस है जब कैरी फॉरवर्ड 1 था। दूसरा है कि कैरी फॉरवर्ड 0 था, यानी कि s इज इक्वल टू O + 9 था। इसमें हमारे पास एक ही केस पॉसिबल है कि O हमारा 0 होगा और s 9 होगा, ठीक है। यही हमारे पास 3 पॉसिबल केस थे फॉर s एंड O। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखो, हमने यहाँ O को 1 वैल्यू असाइन करी। क्या हम O को 1 वैल्यू दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि m हमारा ऑलरेडी 1 है, तो ये केस तो नेग्लेक्ट हो गया, ठीक है। अब दो ही हमारे पास केस है, O0 S8 O0 S9। दोनों केस से ये बात कंफर्म है कि O की वैल्यू हमारी 0 है, ठीक है। S हमारा 8 या 9 कुछ भी हो सकता है, बट ये बात कंफर्म है कि O 0 है, तो जहाँ जहाँ O है मैंने वहाँ 0 लिख दिया। नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। नेक्स्ट क्या बनेगी,
ई प्लस सी टू गिव्स एन, क्योंकि ओ तो ऑलरेडी 0 है। अब C2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उस पर बाद में आएंगे। और इस कॉलम के लिए क्या बनेगी, n प्लस आर प्लस C1 गिव्स E। ठीक है, ये दो पॉसिबल इक्वेशंस। C1 C2 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। अब एक चीज़ देखो आप, अगर C2 0 हुआ, C2 अगर 0 है, इसका मतलब E और N बराबर, क्या ये अलाउड है? बिल्कुल भी नहीं। यानी मैं एक बात कंफर्म कर सकता हूँ कि C2 हमारा 1 होगा। इससे मैं कहूँगा कि E प्लस 1 इज इक्वल टू N। ठीक है, एक इक्वेशन ये मिली। नेक्स्ट हमारा क्या रिलेशन है, N प्लस आर इक्वल टू ई, साथ में C1 है। C1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अच्छा, अभी E नहीं रहेगा, ये E प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि एक कैरी फॉरवर्ड तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हमने यहाँ तक इक्वेशन लिखी। अब देखते हैं कि सपोज हमारा जो है C3 जो था, हमारे पास दो केस थे S के लिए, कि C3 1 है तो S की वैल्यू 8 है, C3 0 है तो S की वैल्यू 9। मान लीजिए C3 1, C3 हमारा 1 है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब हम लिखेंगे E प्लस 1 इज इक्वल टू N प्लस 10। ये नहीं लिखेंगे, N नहीं लिखेंगे, N प्लस 10 लिखेंगे, यानी कि E इज इक्वल टू N प्लस 9। ठीक है, इसमें हमारे पास एक इकलौता एक सोल्यूशन है कि N हमारा 0 होगा और E 9 होगा। बट हमने प्रोसीड कैसे किया था कि कैरी फॉरवर्ड 1 है, O हमारा 0 है और S 8 है, तो क्या N 0 हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी 0 किसको असाइंड है, O को असाइंड है। दिस मीन्स कि हमारा कैरी फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड होने का मतलब क्या था, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। इसका मतलब C3 हमारा 0 था और S की वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी, तो S की जगह मैं लिख सकता हूँ 9। ठीक है, और हमारी ये वाली इक्वेशन वैलिड है ना कि N प्लस 10, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि हमारी ये दो इक्वेशंस अभी करंटली अवेलेबल है। अब हमारे पास दो केस है कि C1 हमारा 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, C1 हमारा 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि C1 हमारा 0 है, तो उस केस में क्या होगा, N प्लस आर इज इक्वल टू E प्लस 10 हो जाएगा। E की जगह मैं रख सकता हूँ N माइनस 1, N माइनस 1 का मतलब है N प्लस 9 बन जाएगा। N प्लस आर इक्वल टू N प्लस 9। यहाँ से मैं कह सकता हूँ R की वैल्यू कितनी आई, 9। क्या R 9 हो सकता है? नहीं, ऑलरेडी किसको असाइंड है, S को। दिस मीन्स C1 0 नहीं है, C1 कितना है, 1, एक कैरी फॉरवर्ड है। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, N प्लस आर प्लस 1 इक्वल टू E प्लस 10, यानी N प्लस आर इज इक्वल टू E प्लस 9। E की जगह मैं लिख सकता हूँ N माइनस 1 यानी N प्लस 8 इक्वल टू N प्लस आर। दिस मीन्स R इज इक्वल टू 8। R की वैल्यू कितनी आई, 8, तो जहाँ R है मैं वहाँ पे 8 लिख सकता हूँ। अब हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं E प्लस 1 इक्वल टू N की। ठीक है, अगर हमारा जो नंबर्स अवेलेबल है उसी में हम देख सकते हैं, तो N हमारा 3 है और E 2 है। ठीक है, N 3 है और E 2 है। मैं यहाँ पे 1 E को 1 नहीं रख सकता क्योंकि ऑलरेडी असाइंड है M को, तो मिनिमम वैल्यू E की 2 हो सकती है। नेक्स्ट E की वैल्यू 3 हो सकती है, N की वैल्यू 4 आएगी, 4 हो सकती है 5 आएगी, 5 हो सकती है 6 आएगी, 6 हो सकती है 7 आएगी। अगर मैंने 7 रखा तो N की वैल्यू आएगी 8, ये पॉसिबल नहीं है, 8 ऑलरेडी R को असाइन है। अगर मैंने 8 रखा तो 9 आएगी, ये भी अलाउड नहीं है क्योंकि 9 और 8 दोनों असाइंड है। तो हमारे पास ये 3-4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। D प्लस E गिव्स Y प्लस 10। प्लस 10 क्यों किया, क्योंकि C1 हमारा 1 था। तो मैंने पूरा डोमेन लिख दिया यहाँ पे। अब चेक करते क्या क्या अवेलेबल है। 0 अवेलेबल नहीं है, 9 अवेलेबल नहीं है, 8 अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब बाकी कॉम्बिनेशन से हमें दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, E प्लस 1 इक्वल टू N एंड D प्लस E इक्वल टू Y प्लस 10। अब आप देखो, दो नंबर्स का सम हमें 10 से बड़ा करना है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू D की क्या हो सकती है, हम मैक्सिमम से स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम D की वैल्यू हो सकती है 7 हो सकती है। क्यों, क्योंकि 8 और 9 तो कट गए, 7 हो सकती है। अगर D 7 हुआ तो E हमारा क्या हो सकता है, E 3 हो सकता है। अगर E 3 हुआ तो उस केस में 7 प्लस 3 10, यानी Y क्या बनेगा, 0। Y 0 हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। E अगर हमारा 4 हुआ, E 4 होने पे क्या होगा, 7 प्लस 4 11, Y क्या बनेगा, 1 हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं, 7 प्लस 5 12, 7 प्लस 5 12, यानी Y क्या बनेगा, 2। क्या ये पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। 7 5 2 तीनों अवेलेबल है। ठीक है, यही पुट कर देते हैं। 7 प्लस 5 गिव्स 12 और 1 कैरी फॉरवर्ड, यानी हमने E को वैल्यू क्या दी, 2 दी। E को वैल्यू दी हमने 2, तो E की जगह हमने डाल दिया 2। अब आप देखो 8 प्लस समथिंग प्लस 1,
यानी कि यहाँ से हम ये देखेंगे ये इक्वेशन, ई की वैल्यू मैंने दी 2, यानी एन की वैल्यू कितनी हो गई 3। क्या मैं 3 दे सकता हूँ? हाँ बिल्कुल दे सकता हूँ, वैलिड है। क्या ये सम वैलिड है? हाँ, 2 + 1 = 3, सारा सॉल्व हो गया, पूरा वैलिड है। तो हमने एक अजम्पशन लिया, उसे सॉल्व कर लिया। आप बाकी पॉसिबल भी देख सकते हो, आपको हो सकता है डिफरेंट आंसर मिले, वो भी वैलिड रहेगा। तो इससे हमने प्रॉब्लम को डिकोड करके अच्छे से लॉजिक लगा के हर कैरी फॉरवर्ड के लिए एनालाइज करके सॉल्व किया। तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो क्रिप्टो अरिथमेटिक में हमारा आ सकता है। इसके अलावा होमवर्क में आप ट्राई कर सकते हैं क्रॉस प्लस रोड्स गिव्स डेंजर, ये आप होमवर्क में सॉल्व कर सकते हो। और कमेंट्स में हमें आंसर ज़रूर बताइएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। अगर डाउट आता है तो ज़रूर बताइएगा, हम आपको सोल्यूशन भी भेजेंगे। आई होप आपको क्रिप्टो अरिथमेटिक प्रॉब्लम समझ आया होगा। हमने मल्टीपल क्वेश्चंस करे, एनालाइज किया, और अब आप जब भी एग्ज़ाम देंगे तो आई होप आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आ पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।